रोजमर्रा की जद्दोजहद से ही असली करिश्मा हो सकता है। दुनिया में ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसे घुमाते ही कोई इच्छा चमत्कारी रूप से सच हो जाए। क्या है? गोविंद भाई है? नहीं, किधर गए? नरक में। जाकर नाके पे पूछो, पड़ा होगा कहीं दारू पी के। गोविंद भाई आप हो? एक काम है आपसे। बोल। मुझे एक लाश चाहिए। लाश? हाँ, लाश। मतलब किसी की लाश बिछानी है, गेम बजाना है? जैसे भी, मुझे सिर्फ लाश से मतलब है। जैसे भी मतलब किसी को भी? हाँ, बस लाश चाहिए। काय को चाहिए लाश? अबे कौन है तू? ठीक से बोल। मतलब किसी की लाश बिछानी है क्या तेरे को? मरवाना है किसी को? बोला ना, सिर्फ लाश चाहिए। अब तू मेरे पास आयला है तो मेरे बारे में पूरा पता तो कीला होएगा। कितना लोगे? देख, तेरे को लाश चाहिए, लाश पेड़ पे तो उगती नहीं है, टपकाना पड़ेगा किसी को। वो तुम देखो, पैसा बोलो। लाख लेता हूं मैं, एक पेटी रोकड़ा। ठीक है, मैं बात करता हूँ और फिर मिलता हूँ तुमसे। तो कम करो विजय भाई, थोड़ा डिस्काउंट दे दो। जितना कम करना था उतना कर दिया, अब इससे भी कम में चाहिए तो फ्री में ले जाओ। महंगाई खून चूस रही है विजय भाई। घर बनाऊं या घर चलाऊं कुछ समझ में नहीं आता, सब में पैसे पानी की तरह बहते। महंगाई से निपटने का तरीका है, उम्दा तरीका है। अगर 50 रुपए की असली कीमत 25 रुपये हो सकती है तो 50 रुपए की कीमत 100 रुपये भी हो सकती है। मतलब 50 रुपए का नोट 100 रुपये में बदल जाएगा? कैसे? क्यों नहीं बदल सकता? जादू टोना। जिस विज्ञान को इंसान समझ नहीं पाता, बस उस पर लेबल लगा देता है, जादू टोना। डॉलर का भाव क्यों चढ़ता है? कोई जादू टोना। तेल, क्रूड ऑयल, इसका भाव गिरता है लेकिन डॉलर का भाव कम नहीं होता। क्यों? कोई जादू टोना। मैं चलता हूँ विजय भाई,
घर पे कारीगर मेरा वेट कर। घोड़बंदर खाड़ी के पास बुरी तरह जली हुई लाश मिली है। सुबह किसी आदमी ने बॉडी देखकर फोन किया था। पेट्रोल टीम B7 साइट पर पहुंच गई है। अब मैंने ही फ़ोन किया था आपको। रोज़ सुबह की तरह मैं खाड़ी की तरफ आ रहा था, मेरी बोट है ना उसका डीजल चेक करने, तब मैंने ये देखा साहब। बॉडी अभी भी काफी गर्म है सर। ऐसा लगता है लेट नाइट या फिर अर्ली मॉर्निंग जलाया गया होगा। कोई आइडेंटिफिकेशन? नहीं सर, पैर के जूते भी जल चुके हैं। कुछ मिला? अभी तक तो नहीं। जितनी चालाकी से बॉडी जलाई गई है उससे लगता नहीं है कि इतनी आसानी से आंखों के सामने कुछ आ जाएगा। सर जारी रखो। डेफिनेटली मेल बॉडी है। हम टिश्यूज प्रिजर्व कर सकते हैं आगे डीएनए टेस्टिंग के लिए। बॉडी जब हमें मिली बहुत गर्म थी, शायद कुछ घंटों पहले जलाया गया था इसे। लगभग कुछ ऐसा ही हुआ होगा। कत्ल कब और किस तरह से हुआ ये बताना बहुत ही मुश्किल होगा, बट इतना बता सकता हूँ कि इस आदमी की हाइट 5 फुट 7 इंच के लगभग होगी। इससे ज्यादा बताना पॉसिबल नहीं होगा। किसी को भी नहीं देखा? इतना ध्यान नहीं गए साहब। क्या है, हाईवे है ना, पब्लिक आते जाती रहती है। देर रात को भी नहीं? नहीं, देर रात को तो कम हो जाती है पब्लिक, लेकिन सर खाड़ी की तरफ जाने वाले रास्ते पर कल तो कोई नहीं दिखा। मैडम जी मैं तो अपनी दुकान 8 बजे बंद कर लेता हूँ। इसके पहले कभी किसी को खाड़ी की तरफ जाते देखा था? हाँ, ऐसे किसी को खास तो नहीं देखा मैडम, लेकिन ज्यादातर खाड़ी की तरफ वही मछुआरे लोग जाते हैं जिनकी वहाँ बोट बंदी हुई है। ये जो खाड़ी के पास बस्ती है, यहाँ जाके पूछो, यहाँ के प्रधान से मिलो, घर घर जाके पूछो कोई गायब हुआ है कि नहीं। होता है। सारे पुलिस स्टेशन में मैसेज भेज दो कि जितनी भी मिसिंग कंप्लेन है सबको स्कैन करें। 5 फुट 7 इंच मेल। 1-2 दिन में फोरेंसिक डिपार्टमेंट से विक्टिम की सही एज का भी पता चल जाएगा। अभी तक हमारे पास जितनी इंफॉर्मेशन है उसके बेस पर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करो। राइट सर। मैं निकल रहा हूं मंजरी। इंस्पेक्टर, मैंने फॉरेंसिक लैब से अर्जेंट बेसिस पे टिश्यूज एनालिसिस करवाई हैं। विक्टिम की एज 50 से 55 के बीच है। अब हमारी इन्वेस्टिगेशन और थोड़ी स्ट्रीमलाइन होगी। विक्टिम की उम्र 50 से 55 के बीच है। मिसिंग कंप्लेंट्स में से अधेड़ उम्र के लोगों की फाइल अलग करो।
खास करके जिनकी हाइट 5 फुट 6 इंच से 5 फुट 9 इंच के बीच हो। फाड़के सर, विक्टिम के एज की इंफॉर्मेशन अभी अभी मिली है आपके थाने से। दरअसल हमारे पास एक मिसिंग कंप्लेंट है। 51 साल का पुरुष है जो 7 अक्टूबर से गायब है। सर विजय राठौड़ नाम है उसका, दहीसर का रहने वाला है। वहां पर एक हार्डवेयर की दुकान चलाता है। हेलो जी हाँ, मैं गीता राठौड़ बोल रही हूँ। आप कौन? क्या? गीता जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि लाश को पहचानना लगभग नामुमकिन है। हाँ, पूरी दुनिया में सिर्फ मेरे पापा थोड़ी ना है जो 51 साल के हैं, जिनकी हाइट 5 साल है। नमिता बेटा, आपके पापा और आपके पति विजय राठौड़ 6 अक्टूबर की रात से गायब है और ये लाश हमें 7 अक्टूबर को मिली है। मतलब 2 डिटेल्स मैच करती हैं। हाँ, हम दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि ये लाश विजय राठौड़ की है, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज हैं। जली हुई लाश से हमें जितनी भी थोड़ी बहुत डिटेल्स मिली वो सब विजय राठौड़ की डिस्क्रिप्शन से मैच करता है। हम लाश का डीएनए टेस्ट करवाएंगे, तभी हम 100% श्योर हो पाएंगे कि वो लाश विजय राठौड़ की है या नहीं। नमिता बेटा, उसके लिए हमें आपके सैंपल्स की जरूरत होगी। जाहिर सी बात थी कि लाश इस कदर जलाई गई थी ताकि वो पहचानी ना जा सके, पर अक्सर कत्ल करने वाले ये नहीं जानते या समझते कि राख भी गवाही देती है। ये बरामद हुआ शव वाकई विजय राठौड़ का ही था और ये 100% साबित भी हुआ। सर, डीएनए रिपोर्ट्स के मुताबिक लाश विजय राठौड़ की है। फैमिली कंफर्म कर दो। सर, जो टीम विजय राठौड़ की मिसिंग केस को हैंडल कर रही थी उसके पास उसके कॉल रिकॉर्ड्स भी, कई नंबर आइडेंटिफाई हुए, उनसे बात भी हुई है। फिर से एक नंबर स्कैन करो, सब लोगों से बात करो। हो सकता है कोई झूठ बोल रहा हो। हमें पता लगाना है कौन और क्यों। जगदीश दीक्षित, विजय राठौड़ दोस्त है आपके? जी, उसी की लाइन से हूँ मैं, हार्डवेयर लाइन से। जब से विजय गायब हुआ है बहुत टेंशन में था मैं, और अब ये बैड न्यूज। क्या लगता है आपको, वो क्यों गायब हुए होंगे और फिर किसी ने क्यों मारा होगा उनको? पता नहीं सर, विजय से किसी की कोई परेशानी चल रही थी, ऐसा कभी बताया नहीं मुझे उसने। किसी के साथ कोई दुश्मनी थी उनकी, कोई झगड़ा, कोई अनबन? नहीं, बड़ी नॉर्मल लाइफ थी। और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि कोई क्यों मारेगा उसको, किस लिए मारेगा, और वो भी इतने भयंकर तरीके से पूरी बॉडी जला दी। सर, सच कहूँ तो जब मुझे पता चला कि विजय भाई 6 अक्टूबर को यहाँ से घर नहीं पहुँचे तो मुझे बड़ा अजीब लगा। अच्छा, उस दिन या उससे पहले विजय का किसी कस्टमर से कोई झगड़ा हुआ हो या किसी से कोई दुश्मनी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था सर, लेकिन क्या है ना, किसी का कुछ कहा नहीं जा सकता। शायद उनके घर वालों को कुछ पता हो। मेरी लास्ट बात हुई थी पापा से। कब हुई थी? 6 अक्टूबर को। कितने बजे? ये कुछ रात के 8 बजे होंगे लगभग। जब वो अपनी शॉप बंद कर रहे थे तभी मैंने उन्हें कॉल किया था। ना बेटा, खाने पर वेट मत करना, तुम और मम्मी खा लेना है। लेकिन पापा, आप जा कहाँ रहे हैं? कुछ काम है, लेट हो सकता हूँ। और मम्मी को बोलो वेट ना करे, चाबी है मेरे पास, आ जाऊंगा मैं। कुछ भी नहीं बताया कहाँ जा रहे थे? आपको कोई अंदाजा है गीता जी? नहीं, उस रात वो घर नहीं लौटे तो नेक्स्ट डे हमने मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी। उस वक्त तक पापा का फोन स्विच ऑफ हो चुका था। जरा सोच के ध्यान से बताइए, याद कीजिए। सालों पहले दबा मामला भी हो सकता है। क्या उनका कभी किसी से झगड़ा हुआ था? किसी दोस्त से, रिश्तेदार से, कस्टमर से, या फिर किसी अजनबी से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अगर कुछ ऐसा हुआ हो जो उन्होंने हमें नहीं बताया है तो मैं नहीं कह सकती। गीता जी, तुषार गोयल कौन है? तुषार गोयल? मैंने नाम पहले कभी नहीं सुना।
तुषार गोयल, बुलाया आपने? तुषार, तुम्हारा विजय राठौर से मुझे कल ही पता चला उनके बारे में कि विजय अंकल के साथ क्या भयानक हादसा हुआ। जब वो मिसिंग हुए तभी मुझे फ़ोन आ गया देसर पुलिस से, क्योंकि 6 अक्टूबर को मेरी उनसे कुछ बात हुई थी, कुछ 4 बजे के आसपास। विजय राठौर को कैसे जानते हो? जी, मेरे पापा का रेस्टोरेंट है और मैं भी संभालता हूँ, और रेस्टोरेंट में जो भी हार्डवेयर का सामान का रिक्वायरमेंट होती है उनकी दुकान से आता है। काफ़ी दिलचस्प इंसान थे। दिलचस्प? क्यों? क्योंकि वो डिलीवरी करने खुद ही आते थे और बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें करते थे हमेशा। मैं भी उनकी दुकान पर जाया करता था, अक्सर बात होती थी। 6 अक्टूबर को तुम्हारी उनसे क्या बात हुई थी? यही बस हाय हेलो, कुछ खास नहीं। विजय राठौर को कौन मारना चाहेगा और क्यों? ये मैं कैसे बता सकता हूँ मैडम, बहुत ही अच्छे इंसान थे वो, एकदम अलग टाइप के, हमेशा अलग अलग टॉपिक पर बात करते थे। एक वर्ड में बोलो तो दिलचस्प। दिलचस्प? हाँ, वैसे वो दिलचस्प तो था आदमी, मगर थोड़ा अजीब था। अजीब मतलब स्क्रू ढीला नहीं, वैसे वो थोड़ा अलग था, हटके था, सनकी। नहीं, मतलब सर उतना भी सनकी नहीं था वो। अभी सर आप ही बताइए कि लोग दुनिया में क्या खोजते हैं? हाँ, प्यार, पैसा, शोहरत, मगर ये जो विजय था वो हमेशा पत्ते ढूंढता था, पत्ते। पत्ते मतलब पेड़ के पत्ते? हाँ, पेड़। आयुर्वेद में कोई दिलचस्पी थी उसकी? मुझे भी ऐसा लगा, इसलिए मैं सोचा कि ये हार्डवेयर की दुकान और ये पत्ते, फिर एक दिन मैंने पूछ ही लिया। सुरेश भाऊ, कुदरत में करिश्मा होता है और ये पत्ते कुदरत का तोहफा है हमारे लिए। वो तो है, पर हर सुबह मैं देखता हूं तुम इन पत्तों को टुकुर टुकुर घूरते हो, ऐसा क्या है इसमें? करिश्मा मतलब जादू जैसा कुछ? वैसे उसने कभी मुझे बताया नहीं, मैंने पूछा नहीं। क्या पत्तों में करिश्मा? पेड़ के पत्तों में? हाँ सर, सुनकर मुझे भी बड़ा अजीब लगा। सर, मैंने राठौर के कुछ कस्टमर्स के साथ बात की, सभी कह रहे थे कि राठौर अक्सर बहकी बहकी और ऊट पटांग सी बातें करता था। जैसे कि? सर, जैसे एक कस्टमर ने बताया कि राठौर कह रहा था कि 25 रुपए 50 बन सकते हैं और 50 रुपए 100 रुपए बन सकते हैं। कुदरत और विज्ञान की बातें करता था सर। विजय राठौड़ की पत्नी और उसकी बेटी से बात हुई? किसी से कोई पैर वैर? नहीं सर, फैमिली को इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। और सर, विजय को जो जानते थे उन्हें भी ऐसा कुछ पता नहीं। अपने खबरों की फील्डिंग लगा दो और पता करो ये बेटी और पत्नी झूठ बोल रहे हैं या सच। घरेलू मामला भी हो सकता है, और ये भी पता लगाओ कि इस अजीब विजय राठौड़ की मौत से किसे फायदा हो सकता है। सलाम साहब। बोल। ये जगदीश दीक्षित जो है, इसका विजय के घर पे काफ़ी आना जाना हो रहा है। विजय के घर पे क्यों? अब साहब, घर के अंदर तो मेरे लड़के फील्डिंग नहीं कर सकते ना, क्या बात होती है अंदर ये तो घर वाले ही बता सकेंगे। बेटा, जगदीश का विजय की पत्नी गीता के साथ कोई चक्कर वक्कर चल रहा है क्या? हो भी सकता है। ये जगदीश उसके घर पे तभी जाता है जब गीता घर पे अकेली हो और नमिता कॉलेज गई हो। नमिता का कोई अफेयर नहीं है कॉलेज में मैडम, 3 दिन फुल टाइम नजर रखी है मैं उस पर। कॉलेज के बाद किसी से मिलने जाती थी? ना मैडम, उसकी 2-3 सहेलियां उन्हीं के साथ रहती है वो। मैंने अपने खास लड़कियों से नजर रखवाई है उस पर। कोई लफड़ा नहीं है, कम से कम कोई बॉयफ्रेंड वाला लफड़ा नहीं है। सर, जगदीश दीक्षित का आना जाना किसी पुराने लोन को लेकर है जो जगदीश ने विजय से लिया था, उसी को सेटल कर रहा है और उसी के लिए उसके घर जाता है। मतलब कोई अफेयर नहीं है? सर, खबरियों ने काफी गहरा टटोला, अफेयर के चांसेस लगभग 0 है। और सर, ये विजय राठौर की बेटी नमिता, इसके अफेयर के बारे में अभी कुछ नहीं पता चला है। सब नमिता अपने पिता के साथ काफी क्लोज थी, तो फादर की मर्डर के बाद वो काफी सहमी रहती है। और फादर उसका काफी अजीब था, जो पत्तों को घूरता था। मैं सोच रहा था विजय की पत्नी गीता से पूछताछ की जाए,
आखिर पता तो चले ये पत्तों का माजरा है क्या। जी, उनका इंटरेस्ट अलग अलग चीजों में होता था, लेकिन वो अपने तक ही रखते थे। लेकिन गीता जी, हमने सुना है कि विजय जी घर में कुछ खास पौधों के खास पत्ते लेकर आते थे। उनका मानना था कि उसमें कुछ जादुई शक्तियां हैं, करिश्मा जैसा कुछ। उन्होंने ऐसे मुझे कभी कुछ नहीं बताया, मगर हाँ, हर सुबह वो कुछ पत्ते कूटा करते थे। कुछ लोगों से वो ये भी बोलते थे कि वो पैसों का मोल बढ़ा सकते हैं, मतलब 50 का नोट 100 रुपए का कर सकते हैं। उन्होंने मुझे ऐसा कभी कुछ नहीं बताया, मगर हाँ, वो बहुत कुछ बोला करते थे। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि वो ऐसे ही कुछ भी बोल रहे हैं। विजय जी को कोई खास प्रॉब्लम थी क्या? दिमागी प्रॉब्लम? नहीं। लाइफ में कुछ और टेंशन, पैसों की प्रॉब्लम या अफेयर वफेयर जैसा कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं था। जी जी, मेरा नाम तुषार गोयल है। मैं आपके पति विजय राठौड़ जी को अच्छी तरह जानता था। उन्हें विजय अंकल बुलाता था मैं। बोलिए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? दरअसल मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे कहूँ, पर उसी के लिए आया हूँ तो कह देता हूँ। मुझे मेरी किताब वापस चाहिए। जी, किताब? मैंने विजय अंकल को पढ़ने के लिए दी थी, और उसके बाद ये सब हो गया तो शायद आपके घर में ही कहीं पड़ी होगी। बहुत ही कीमती किताब है मेरी वो, मुझे वापस चाहिए प्लीज। मुझे तो किसी किताब के बारे में उन्होंने कभी बताया ही नहीं। कौन सी किताब और किस बारे में है ये किताब? पेड़ पौधों के बारे में। नहीं, पापा ने तो मुझे कभी किसी किताब के बारे में तो नहीं बताया। फिर भी एक बार उनके रूम में चेक कर लीजिए। आंटी, कहीं किसी और कमरे में? नहीं, अगर यहाँ नहीं है तो कहीं और नहीं हो सकता। दुकान पर? वहाँ के बारे में मुझे पता नहीं। आंटी, क्या हम प्लीज एक बार दुकान पर जाकर चेक कर सकते हैं? मुझे बोलते हुए बहुत अजीब लग रहा है, पर वो किताब सिर्फ कीमती नहीं है, आउट ऑफ पब्लिकेशन है, इतनी आसानी से नहीं मिलती, एक्चुअली मिलती ही नहीं है। प्लीज एक बार दुकान पर चलें। तुषार, ये विजय पत्तों में इतनी दिलचस्पी क्यों रखते थे? आपको नहीं मालूम? नहीं मालूम, तभी तो तुमसे मैं पूछ रही हूँ। इस बारे में उन्होंने मुझे कभी कुछ बताया ही नहीं। हाँ लालू बोल, बढ़िया खबर सुना कोई? एक 19-20 खबर है, लेकिन अपना काम तो बोलना है ना। हाँ तो बोलना। साहब, अपना अर्चिता बाहर है ना। कल रात को मैं वहाँ बैठा था एक हिस्ट्री सीटर के साथ में, गोविंद कदम, वही जिसको आपने लास्ट टाइम अंदर किया था। गोविंद कदम? हाँ, वो बेवड़ा। हाँ वही, अभी बेल पे बाहर है वो। लेकिन साहब, उसने ना एक अजीब सी बात बताई। क्या है ना गोविंद भाई, बहुत पनौती टाइम चल रहा है। 3-4 हफ्ते हो गए वो विजय राठौड़ के मर्डर को, लेकिन अब तक एक टिप नहीं मिल रही पुलिस वालों को देने के लिए। ना कोई सुपारी की खबर, ना कुछ ना कुछ। अरे ऐसे ही मार दिया होगा यार। ऐसे ही का क्या मतलब है गोविंद भाई? ऐसे ही टाइम पास के लिए या किसी सुपारी के नेट प्रैक्टिस के लिए? हाँ नहीं नहीं, ऐसे ही मतलब लाश के लिए। लाश के लिए? नहीं, मैं कुछ समझा नहीं। अरे कुछ दिन पहले ना मेरे पास से ढक्कन आया, बोला मेरे को तेरे से एक काम है। मैं बोला बोल, किसी को मार के टपकाना है क्या तेरे को? बोला कोई भी चलेगा, बस लाश चाहिए। क्या बात कर रहे हो गोविंद भाई? लाश चाहिए थी?
लेकिन किस लिए? ये तो उस ढक्कन को ही मालूम। मैंने दोबारा पूछा, किसी खास आदमी को मार के टपकाना है तेरे को? हाँ, फिर क्या बोले वो? किसी को भी मारो, कोई भी चलेगा, मेरे को बस लाश चाहिए। और इस लाश का खरीदार कौन था? मैंने पूछा गोविंद से, तो वो बोल रहा था कि उस दिन इतना पियला था कि उसने उस पार्टी से नाम वाम कुछ भी नहीं पूछा। बोल रहा था कि बाद में वो आदमी भी नहीं दिखा। चालू एक काम कर, इस गोविंद को अभी के अभी थाने लेकर। साहब, ये गलत है साहब, ये गलत है। अरे वो तो मैं लालू खबरी को एक बात बोला प्राइवेट में कि ऐसा एक येड़ा मिला था मेरे को, उसने आपके सामने मुंह फाड़ा और आप मेरी साहब। ए नौटंकी, सीधे सीधे बोल दे, क्यों टपकाया विजय राठौड़ को? कैसी बात कर रहे हैं साहब? अगर सच में मैंने टपकाया होता तो उस ढक्कन लालू खबरी को ये बात बोलता क्या मैं? अरे वो तो उसने मेरे को दारू पिलाई, टिप मांगा इस मर्डर के बारे में, तो मैं बोला कि कोई आदमी आया था लाश की तलाश में। अब कुछ तो खबर देनी चाहिए ना साहब। और वैसे भी फोकट की दारू अपने को चढ़ती नहीं साहब। तेरे को बिना पिए चढ़ना है सूली पे? हाँ, गेम मत खेल हमारे साथ, कभी जीत नहीं पाएगा। चुपचाप हुलिया बता दे हमें उस आदमी का जो लाश की तलाश में तेरे पास आया था। अगर वो मिल गया तो तेरा गुड लक, नहीं तो बेटा तेरा बैड लक। अमित, इसका चार्जेस बुलवाओ। साहब ये गलत है साहब। ये हिस्ट्री शीटर गोविंद सच बोल रहा था या नहीं ये तो नहीं पता, पर उसके बताए हुलिये से ये निकला है। एक काम करो, हेल जाओ और पता करो ऐसा कोई आदमी है भी या नहीं। सर, सारे थाने डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ पूरी मुंबई में भी सस्पेक्ट का स्केच भेज दिया। और तुषार गोयल? आदमी लगे उसके पीछे सर। ये केस भी सच में बड़ा अजीब है। एक हार्डवेयर शॉप चलाने वाला आदमी पत्तों में दिलचस्पी रखता है। और ये बुक की क्या बात कर रहा था तुषार? सर, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कुछ दिन पहले आपके पुलिस स्टेशन से मंजू मैडम मुझसे पूछ रही थी कि ये तुषार गोयल कौन है। फिर आपने मुझसे पूछा कि पत्तों का क्या माजरा है मेरे पति की लाइफ में। फिर ये तुषार गोयल खुद मेरे घर में आकर के पत्तों की किसी कीमती किताब के बारे में बात कर रहा था जो उसने मेरे पति को दी थी। सर, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है कि मेरे पति ऐसी कोई किताब लाए हो और मेरे सामने पड़ी हो, और वो भी किसी से उधार लेकर। बाबा मंगलधुरी तांत्रिक है? हाँ साहब, पिछले आधे घंटे से तुषार गोयल इस तांत्रिक के कमरे में है। ये तुषार की किताब खोलो, एक एक पन्ना पढ़ो इसके अतीत का, फिर इसका एग्जाम लेंगे। जादुई पत्ते, तांत्रिक बाबा, कुछ ना कुछ झाड़ फूंक का मामला हो सकता है। तुषार बेटा। हाँ मम्मी। बेटा तू होटल जाएगा कि खाना घर पे ही खाएगा? मैं होटल दोपहर के बाद जाने वाला हूँ। खाना खाऊंगा पर थोड़ी देर से, 2 बजे के आसपास। अबे क्यों टेंशन ले रहा है?
पास हो जाएगा तू। यार कुछ नहीं पढ़ा है मैंने, अब पढ़ने बैठा तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे पूरा कंफ्यूज हो रहा है, पहले क्या पढूं बाद में क्या पढूं, पक्का फेल हूं मैं। आज तक मैं फेल नहीं हुआ, तू कैसे फेल हो जाएगा बे? साला इतना तो पढ़ाई करता है तू। ओए तू यहाँ वहाँ पे लेके गया मुझे, कभी मूवी चल कभी मैच चल, ये टाइम पास वो टाइम पास, पढ़ाई पे फोकस नहीं करने दिया तूने मुझे। बे यार तू बोर मत कर यार, और खुद की फ्रस्ट्रेशन मुझ पर क्यों निकाल रहा है तू? और तू दूध पीता बच्चा है जो मेरी बातों में आ जाएगा। तो तेरी बातों में आकर ये हाल हुआ है मेरा, सीरियसली। साले तू मेरी बातों में आकर फंसा है। तो चल एक सॉल्यूशन बताता हूँ तुझे। क्या सॉल्यूशन? बाबा अच्युतानंद भाई टॉप का बाबा है, फालतू फ्रॉड नहीं है, रियल बातें जानता है वो। उसने तांत्रिक साइंस में MSc किया है, तेरे सारे प्रॉब्लम्स यूँ खत्म कर देगा वो। अबे जा बे, यहाँ पड़ी है मेरी, तू जादू तोड़ने की गोली दे रहा है। अबे गोली नहीं बे, रियलिटी है। अबे मुझे देखना, मैं आज तक कभी फेल हुआ क्या? नहीं। अबे मार्क्स के मार्क्स और मस्ती की मस्ती। कैसे? कॉपी करके ना। ग्रहों का सेटिंग है बॉस। मैं तो कहता हूँ तू एक बार स्टडी कर ले इस सब्जेक्ट पर, तुझे समझ में भी आएगा। मैं तो कहता हूँ कि तू भी एक बार चल, छोटी सी एक पूजा कर ले, फिर देख लाइफ में कैसा करिश्मा होता है तेरे। ये चाय पी ना। बोल मुकेश, क्या कुंडली है तुषार गोयल की? सर पढ़े लिखे फैमिली का इकलौता बच्चा है, बाप का रेस्टोरेंट है, यहीं पास में एक अच्छा फ्लैट भी है। देखने में तो सब कुछ नॉर्मल लगता है, ठीक ठाक, लेकिन ये तांत्रिक बाबा वाला क्या चक्कर है समझ में नहीं आ रहा है। और खुद? सर खोदने को खोदूंगा सर, लेकिन अच्छा ये होगा कि आप सामने से पूछ लो, उठा लो उसे। ठीक है उठवा लूंगा, लेकिन तू पहले ये पता कर कि एक 24 साल का पढ़ा लिखा लड़का एक तांत्रिक बाबा के चक्कर में कैसे पड़ गया? कोई लड़की वड़की का चक्कर है क्या? बोल मुकेश। सर आपने जो स्केच दिया था लाश की तलाश करने वाला बंदा, वो इस तुषार के बाप के रेस्टोरेंट में काम करता है। पक्का वही है जिसने गोविंद से लाश मांगी थी? साहब 90% वही है, अभी देखा उसे, साइकिल लगाकर रेस्टोरेंट के अंदर गया। मैं तो बोल रहा हूँ इस तुषार को स्केच वाले को दोनों को उठा लो, लगता है आपका केस क्लोज करने का टाइम आ गया। क्या हुआ है? क्या किया मेरे साहब? क्या बात है सर? क्या किया इसने? सिर्फ इसी ने नहीं, तुम्हारा बेटा तुषार भी शामिल है सर। किस बात में सर? चलो। सर तुषार ने ऐसा क्या कर दिया सर? सर बताइए तो सही प्लीज, बात क्या है? कुछ हमें भी तो पता चले सर, प्लीज सर बात तो सुनिए सर। सर हुआ क्या है बताइए तो सही। तुषार तो अपने कमरे में है, बिजी है, बताइए क्या काम है उससे आपको? ये बात मैं तुषार को ही बताऊंगी, आप उसे बाहर बुलाती हैं, हम अंदर घुसे। तुषार, तुषार। मम्मी आधे घंटे बाद खाऊंगा। पुलिस आई है बेटा, तेरे लिए पूछ रही है। तुषार, मैं ASI मंजू भोसले, हम पहले मिल चुके हैं। अरे साहब। हाँ साहब, यही था वो ढक्कन जिसको लाश चाहिए थी। श्याम जगताप पूरा पूरा सच बोलते हैं, अगर आधा सच बोला ना तो जिंदगी भर अधमरी लाश का लाएगा। क्यों चाहिए थी लाश? मुझे नहीं चाहिए थी लाश, वो मेरे मालिक के बेटे तुषार सेठ को चाहिए थी। उन्होंने बोला शाम एक लाश दिला दे, अच्छे पैसे मिलेंगे। लाश? लेकिन लाश किस लिए चाहिए तुषार सेठ? उसका तुझसे कोई ताल्लुक नहीं है, तू बस लाश ला, तगड़ा पैसा मिलेगा। लेकिन तुषार सेठ मैं कहाँ से लाऊंगा लाश? वो तू जान, पूछ, तेरे इलाके में बस्ती में कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो अपनी डिमांड पूरी कर सके। पैसे की चिंता नहीं है। 2 महीने पहले की बात है ये। तू लाश के लिए इस गोविंद के पास ही क्यों गया? ये सप्लायर है लाशों का? दरअसल सर वो मैंने दारू के अड्डे पर सुना था, ये हाफ मर्डर के चार्ज में जेल काट चुका है। मुझे लगा यही लाश का कोई जुगाड़ कर देगा। तुषार को लाश क्यों चाहिए थी? सर वो क्या वो? सर उन्होंने तो ये कभी बताया नहीं। तुषार सेठ तंत्र मंत्र में बहुत विश्वास रखते हैं, बहुत सारे बाबाजियों के पास भी जाते हैं। और तू पैसों में बहुत विश्वास रखता है। उसने कहा लाश चाहिए, तूने हाँ में मुंडी हिला दी। लाश कोई लड्डू पेड़ा है क्या लाके दे देगा?
पुलिस के पास क्यों नहीं गया? सर, तुषार को उठा लिया उसके घर से। उसके घर पे काफी तंत्र मंत्र की किताबें भी थी। ये सब मतलब हमें पता ही नहीं हमारा बेटा ये सब पढ़ रहा था। अरे, कहां से आई ये सब किताबें? जादू से। एक लंबे समय से आपका इकलौता बेटा ढोंगी, पाखंडी, तांत्रिक बाबाओं के चक्कर काट रहा था। हो सकता है उसने कोई चमत्कारी छड़ी हासिल की उनसे। ऐसे कैसे हो सकता है? हमें तो अभी तक कोई आभास भी नहीं हुआ। हम तो यही सोचते रहे कि हमारा बेटा बंद कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहा है। तो किसी पूजा पाठ, तंत्र मंत्र के लिए मारा तूने विजय राठौड़ को। ओए जादूगर, जादू पकड़ा गया तेरा। अब सीधे सीधे बोलते हैं, तूने खुद मारा ना विजय राठौड़ को, ताकि लाश के तेरे पैसे बच जाए, पॉकेट में लाश मिल जाए तेरे जादू टोने के लिए, तंत्र मंत्र के लिए। नमस्ते अंकल। अरे तुषार, नमस्ते, आजा। ये रहे पीपल के पत्ते। अब सच सच बताओ, ये इस्तेमाल होंगे ना? पीपल के नहीं, कभी नहीं। तो फिर कौन से पत्ते? आज तो बता ही दो। अभी एक्सपेरिमेंट चल ही रहा है, ऐसे कैसे बीच में ही फॉर्मूला बता दूं? हाँ, और फिर पूरा होने के बाद भी क्यों बताऊं? मेरी मेहनत तो गई ना पानी में। हाँ तो मुझे तो बता ही सकते हो ना मंगल। मैं भी आपकी तरह कुदरत के करिश्मे में विश्वास करता हूँ। अंकल, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ। अपना चिल्ला समझ कर ही बता दो मुझे। नहीं रे, मैं ऐसी मीठी बातों में नहीं आने वाला। सब्र रख, मेरा एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाए, मेरा फार्मूला लॉक हो जाए, उसके बाद मैं अपना फार्मूला पेटेंट करवाऊंगा, कॉपीराइट करवाऊंगा। उसके बाद झक मार के पूरी दुनिया को कबूल करना ही होगा कि कुछ खास पत्तों में जादुई ताकत होती है, वो करिश्मा कर सकते हैं। हाँ तो मैं अभी से मानता हूँ ना। आपको चाहिए तो मैं अपने खून से लिख के दे देता हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। नहीं रे, मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा। ये कैसा एक्सपेरिमेंट था? किस चीज का फार्मूला बन रहा था? सोना बनाने का। खास किस्म के पत्तों से सोना बनाने का। खास किस्म के पत्तों से सोना बनाने का फार्मूला? उनके पास सोना बनाने का फॉर्मूला था सर, मुझसे शेयर ही नहीं कर रहे थे। मैंने उनके साथ कई डिटेल शेयर की तंत्र की, तब उन्होंने नहीं कहा कि नहीं मुझे तुम्हारी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। लेकिन जब खुद की बारी आई फॉर्मूला देने की, मुकर गए। तेरे सामने बनाया सोना? किसी खास किस्म के पत्तों को कूटकर? सामने नहीं बनाया, लेकिन वो बोल रहे थे कि उनका एक्सपेरिमेंट चालू है और फॉर्मूला आ गया था उनके पास। मुझसे शेयर ही नहीं कर रहे थे। तो तूने पत्तों से सोना बनाने के फॉर्मूले के लिए विजय राठौड़ का कत्ल कर दिया? हाँ तो मैं तड़प रहा था सर। मैंने काफी ज्ञान हासिल कर लिया है किताबों से। अब मुझे असली पावर चाहिए था। कैसी पावर? लाश का बंदोबस्त तो हो जाएगा, लेकिन वो गोविंद पूरे 1 लाख मांग रहा है तुषार भाई। अब मुझे किसी लाश की तलाश नहीं है, लाश है मेरे पास। कहाँ मिली लाश? मिली नहीं है, बिछानी पड़ेगी। आदमी जिंदा है अभी। और तुझे इस काम के सिर्फ 5,000 नहीं मिलेंगे, पूरी रकम मिलेगी जो गोविंद मांग रहा था, पूरे 1 लाख। कौन है जिसे? है एक आदमी, मैं लाऊंगा उसे अपने साथ। तू बस उसे खत्म करेगा। देखो तुषार सेठ, पहले जब पूछा तब आप बोले नहीं, लेकिन अब बोलना पड़ेगा। क्यों मारना चाहते हैं आप उस आदमी को? किस लिए चाहिए लाश आपको? पावर के लिए। मुझे एक तांत्रिक बाबा ने बोला है कि किसी पावरफुल आदमी को मार के उसकी लाश इस्तेमाल करेगा तो उसकी सारी पावर तेरे अंदर आ जाएगी। पावर? ये कैसा पावर है? क्या होता है इस पावर से? सोना बनता है पत्तों से। सोना। हम सोना बनाएंगे पत्तों से? विजय अंकल, कब से आपसे बात करना चाह रहा था। आज कुछ ढांसू नया सीखा है मैंने, आपको डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहता हूँ। क्या डेमोन्स्ट्रेशन? कुछ तो बोल। ऐसे नहीं, आप सोना बना सकते हैं तो मैं क्या बना सकता हूँ ये आपको मिल के दिखाऊंगा। चौंक जाएंगे आप मेरा चमत्कार देखकर। करिश्मा सिर्फ अब आपकी मोनोपोली नहीं है, ना कोई कॉपीराइट है आपका जादू। ऐसा? हाँ ऐसा। मिले?
कहाँ और कितने बजे? तुषार, आइए बैठिए, चलते हैं। अच्छा, तो यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन है तेरा? जी। अच्छा, किस चीज़ से क्या बनाने वाला, उतना तो बता ही दे। नहीं, पहले आप बताओ, पत्तों से सोना कैसे बनाते हैं? फॉर्मूला चाहिए मुझे। बेटा, अगर मुर्दे को जिंदा करने का चमत्कार भी तू मुझे दिखाएगा ना, तो भी मैं अपना सोना बनाने का फार्मूला तुझे कभी नहीं बताऊंगा। ऐसा तो मैं आपको जिंदा आदमी को मुर्दा बनाने का चमत्कार दिखा देता हूँ, और वो आदमी कोई और नहीं, आप होंगे। और आपके साथ साथ आपका सोने वाला फॉर्मूला भी खाक। जान से मारने की धमकी? धमकी नहीं दे रहा, एक्चुअल में मारने वाला हूँ आपको। श्याम, श्याम! खाड़ी में। तो जिस कीमती किताब को तो ढूंढने की एक्टिंग कर रहा था, दरअसल वो पत्तों से सोना बनाने का फार्मूला था। तुझे लगा कि विजय राठौड़ ने वो कहीं लिख के रख दिया होगा, घर पे या दुकान पर। तू बीएससी ग्रेजुएट है, 24 साल का, 21वीं सदी का यंग मैन। तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि पत्तों से सोना बनाने का कोई फॉर्मूला हो सकता है? सर, विजय अंकल भी पढ़े लिखे थे, पोस्ट ग्रेजुएट। वो कई सालों से इसे स्टडी कर रहे थे। वो मेरे सामने कई तरह के पत्ते इकट्ठा करते थे। सर, जो दुनिया में साबित नहीं हुआ है, जरूरी नहीं वो विज्ञान ना हो। आपके बेटे ने विजय राठौड़ का कत्ल कबूल कर लिया है। मगर मैं ये नहीं मानता। वो ऐसा क्यों करेगा? उसने आपको ये सब बताया और हमको इसकी खबर तक नहीं हुई। यही तो इस जमाने की ट्रेजेडी है गोयल साहब। हम दुनिया भर की खबर रखते हैं, मीडिया से, इंटरनेट से, लेकिन हमें हमारे बच्चों की कोई खबर नहीं होती है। वो अपने बंद कमरों में क्या कर रहे हैं ये तक हमें मालूम नहीं होता है। 2 साल से, जब से वो फाइनल ईयर में था, तब से ढोंगी, पाखंडी, तांत्रिक बाबाओं के चक्कर काट रहा था, सुपर पावर हासिल करने की फिराक में। उसकी इस दोहरी जिंदगी ने एक बेगुनाह इंसान की जान ले ली। गीता जी, नमिता, क्या विजय जी वाकई सीरियसली इस तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? मुझे तो मजाक ही लगता था। कभी बोलते थे कि इस महीने से राशन मत लाना, सारे डब्बे अपने आप से ही भर जाएंगे। मुझे भी हमेशा मजाक ही लगता था। हमने भी सुना है कि विजय जी अक्सर ऐसी बातें करते रहते थे। और ये लड़का तुषार, जो उनकी पत्ते से सोना बनाने वाली बातों में आ गया और उसने विजय जी को मार डाला। अब खुद तो जेल जाएगा ही और उसका मुलाजिम भी जाएगा, जो पैसों की लालच में आकर बेवकूफ बन गया। तुषार गोयल और श्याम जगताप को आईपीसी की धारा 302 के तहत कत्ल के लिए, धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए और धारा 34 के तहत मिलजुल कर साजिश करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। साथ ही तुषार और जगताप पर प्रिवेंशन एंड इरेडिकेशन ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइस एंड अदर ब्लैक मैजिक प्रैक्टिसेस के तहत चार्जेस लगाए गए हैं। तुषार के माता पिता ये मानने को ही तैयार नहीं हैं कि उनका बेटा ऐसा संगीन जुर्म कर सकता है। दरअसल किसी के लिए भी ये मानना मुश्किल लगता है कि एक पढ़ा लिखा, आज की सदी का शहरी लड़का इस तरह की हरकत करेगा। लेकिन देश विदेश में ऐसे हादसे आए दिन होते आए हैं और हो रहे हैं। करिश्मा या किसी चमत्कार के लोभ में लॉजिक और विवेक के साथ साथ इंसानियत भी चुटकी बजाते ही गायब हो जाती है। धन का लालच हो, किसी इंसान के प्रेम का लालच हो, किसी को नुकसान पहुंचाने की इच्छा हो, कोई एग्जाम पास करना हो या फिर कोई छोटा सा छोटा कार्य हो, जादू का शॉर्टकट अपनाने वालों की कमी नहीं है इस दुनिया में। और इस शॉर्टकट का रास्ता दिखाने वाले पाखंडियों की भी कमी नहीं है इस दुनिया में। हर इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा करिश्मा होता है उसके अपने अंदर की चेतना, आत्मविश्वास
और मेहनत करने की शक्ति का आभास होना। और यही एक पावर होती है जो इंसान को जिंदगी के हर उतार चढ़ाव का संतुलित मन से सामना करने की ताकत देती है। हुई बात सोनू से? फोन उठाएगा तब बात होगा ना। पापा हर जगह देख लिया, सोनू भैया कहीं नहीं मिले। कहाँ चला गया होगा ये लड़का? मैं भी उसी का ही फोन ट्राई कर रही हूँ रामकिशोर, लेकिन सोनू फोन उठा ही नहीं रहा है। क्या मैडम जी, फोन उठाया आपका? फोन नहीं उठा रहा है वो। मैं उसका नंबर ट्राई कर रही हूँ, सिर्फ रिंग जा रही है, फोन नहीं उठा रहा। फोन नहीं उठा रहा है? हम भी सब जगह ढूंढ लिए मैडम जी, पता नहीं हमारा सोनू कहाँ चला गया है। सोनू के पापा भी काफी बेहाल हैं। देखो कविता, मेरे ख्याल से और वेट करने का कोई पॉइंट नहीं है, पुलिस की हेल्प लेते हैं। पापा मैं भी आपके साथ चलूंगा। और हम भी चलेंगे आपके साथ। ठीक है चलो। सोनू का मोबाइल स्विच ऑफ नहीं है सर, रिंग तो जा रही है। रिंग तो शाम से ही जा रही है। कविता, मेरी पत्नी शाम से ट्राई कर रही है। रामकिशोर जी सोनू के पापा वो भी ट्राई कर रहे हैं, हर बारी रिंग ही जा रही है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, इतनी देर तक बिना बताए हमारा सोनू कभी बाहर गया ही नहीं है। अब तो 9:30 बज गया साहब। आपके बेटे सोनू का पूरा नाम सुनील पांडे है? जी। 20 साल का है? जी सर 20 साल का हो, बड़ा हो या छोटा हो, बोलकर गया था कि आएगा, पर ना ही वो शाम को काम पर लौटा और ना ही घर आया। सुनील, मेरा मतलब सोनू जब सुबह काम पर आपके घर आया था तो उसने किसी तरह का कोई हिंट दिया था कि वो कहीं जाने वाला है किसी काम वाम से? नहीं, मुझे लगा मेरे हस्बैंड को लंच देने गया है। हाँ जी, मैं कह देनी हूँ, सोनू टिफिन दे जाएगा आपको, ठीक है? ओके बाय। सोनू सुन, एक काम कर, अपने रंजीत सर का डब्बा पैक कर दे और उनको ऑफिस दे आ। जी मैडम। फिर उसने डब्बा पैक किया और जाने से पहले मुझसे 3000 रुपए मांगे। 3000? किस लिए? मैडम वो 3000 रुपये चाहिए थे मुझे, पापा के कुछ काम के लिए। अब अगले महीने की तनख्वाह से काट लेना मैडम। ठीक है। बहुत ख्याल रखते हो अपनी फैमिली का, अच्छे बेटे हो। थैंक यू मैडम। वो रंजीत सर का डब्बा देने के बाद एक छोटा सा काम है घर का, निपटा कर शाम को लौटूंगा तो ठीक रहेगा ना मैडम? हाँ हाँ, पहले अपना घर का काम कर ले फिर आ जाना। थैंक यू मैडम। मैं फिर से मेरे काम में बिजी हो गई और फिर 1 घंटे बाद रंजीत ने कॉल किया मुझे। हाँ जी रंजीत। कविता, भूखा मारूगी क्या? सोनू नहीं पहुंचा अभी तक? अरे कमाल है, पहुंच गया होता तो फोन क्यों करता? कहते रहा सी वैसे कोई काम वाम है उन्हों, पर वो तो डब्बा देने के बात करने वाला था। आता है तो पूछता हूँ उसे। ओ जसवंत। हाँ जी सर। अपना मुंडा सोनू लेट हो गया आज। चूहे जो है ना वो पेट में जबरदस्त भंगड़ा कर रहे हैं यार, आज कुछ बाहर से ही मंगा ले। वो काके के ढाबे की साग रोटी बहुत सही होती है, वो मंगा लूं? सही है। 1 और घंटा बीत गया, लेकिन सोनू लंच लेकर रंजीत के पास पहुंचा ही नहीं था। मुझे थोड़ी टेंशन होने लगी कि ये लड़का आखिर रह कहाँ गया है। फिर अचानक से मैंने देखा उसने टिफिन पैक किया, लेकिन वो टिफिन लेकर नहीं निकला। नहीं सर, और वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। तो मैंने वेट किया, सोचा कि शाम को 5:30 बजे के करीब वो आएगा तब पूछ लूँगी, लेकिन सर वो आया ही नहीं। तो तकरीबन 8 बजे के करीब मैंने उसके फादर रामकिशोर जी को फ़ोन किया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है साहब, घर पर भी सोनू ने कुछ नहीं बताया है। आपको 3000 रुपये किस लिए चाहिए थे जो सोनू ने इनसे एडवांस में लिए?
ऐसा तो कुछ नहीं था साहब। लक्ष्मी जी, आपको सोनू से घर पर दोपहर को क्या काम था? नहीं साहब, हमने तो उससे कोई भी काम नहीं कहा था। ये सोनू आप लोगों के घर पर काम के लिए 2 बार आता है, सुबह और शाम? नहीं सर, सारा दिन काम करता है। सुबह तकरीबन 9 बजे के आसपास आता होगा। नहीं जी सर, 9 बजे के करीब वो आ ही जाता है। ब्रेकफास्ट रेडी करना, फिर लंच की तैयारी, और दोपहर में घर के जो भी छोटे मोटे काम होते हैं वो सब ख़त्म करता है। फिर डिनर बनाकर तकरीबन 8 बजे के करीब वो अपने घर को चला जाता है। बहुत होनहार लड़का है सर, सारा काम करता है। मेरी एक ट्रांसपोर्ट की कंपनी है, तो कभी कभी दोपहर को मैं वहाँ बुला लेता हूँ, वहाँ भी अच्छा काम करता है। सर, सोनू का मोबाइल अभी भी चालू है। मोबाइल कंपनी ट्रैकिंग शुरू कर रही है। उनका कहना है कि एग्जैक्ट लोकेशन आने में कल तक का टाइम लग सकता है। फोन अभी भी चालू है, बंद नहीं हुआ है। हो सकता है वो कहीं चला गया हो, बस फोन नहीं उठा रहा हो। लेकिन सर, वो फोन क्यों नहीं उठाएगा? ये अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन जैसा कि आपकी मिसेज ने कहा कि वो कह रहा था उसे कुछ काम है, तो हो सकता है वो उस काम से कहीं गया हो। 20 साल का लड़का है, बालिग है, खुद कमाता है। अब अगर वो अपनी मर्जी से कहीं गया है तो ये मिसिंग केस के दायरे में तो नहीं आता। सोनू आज तक कहीं भी अकेले नहीं गया है। अमरा जी बहुत घबरा रहा है। लक्ष्मी जी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमें 24 घंटे इंतजार करना हो। अगर देर रात तक या सुबह तक सोनू आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करेंगे और ढूंढ निकालेंगे आपके सोनू को। राम किशोर जी, वैसे मुझे इंस्पेक्टर की बात सही लग रही है। हो सकता है कि सोनू कहीं किसी काम से ही गया हो और ना चाहता हो कि आप लोग उसे रोके। मुझे लगता है कि हमें सुबह तक वेट करना चाहिए। राम किशोर जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। कल सुबह तक सोनू का फोन जरूर आ जाएगा, या फिर वो खुद ही आएगा। पापा, कल सुबह फिर से सोनू भैया को फोन करते हैं, और अगर भैया कल सुबह भी फोन नहीं उठाएंगे तो फिर से पुलिस स्टेशन जाएंगे। कविता, कल के लिए चला लो प्लीज। कल भी अगर सोनू नहीं आया तो परसों के लिए जसवंत से बात करके किसी और को बुला लेंगे। मैं तो कहता हूँ हो सके तो निर्मला को ही बुला लो फिर से। ठीक है। सिर्फ मारा नहीं, दफनाया भी जा चुका था। क्या सोनू की खोज कभी जमीन के नीचे तक पहुंच पाएगी, जहां सोनू हमेशा के लिए सो चुका था? क्या कभी किसी को पता भी चल पाएगा कि सोनू का कत्ल हुआ और क्यों हुआ? नमस्ते मैडम जी, कल रात फ़ोन किया था आपने? हाँ, एक आध दिन के लिए काम पर आ सकती है आज से? हाँ मैडम जी, पर एक आध दिन ही क्यों, हमेशा के लिए रख लो ना पहले जैसे। ठीक ही तो काम कर रही थी मैं। आज के लिए फ्री है क्या? हाँ मैडम जी, मैं भी झाड़ू पोछा करके जाती हूँ। 10 बजे आके बाकी का काम ख़त्म कर दूँगी। पर मैडम जी, मुझे हमेशा के लिए रख लो ना पहले जैसे। हम दोनों का ही फ़ायदा है। सर, वो लड़का सोनू, सुनील पांडे जो है, कल रात वाला मामला ना? कॉल किया उसने? नहीं सर, उसके फादर ने उसके नंबर पे कॉल किया था, लेकिन स्विच ऑफ आया। फिर मैंने भी उसका फ़ोन चेक किया सर, लेकिन अभी भी स्विच ऑफ है। इस सुनील पांडे और सोनू के फ़ोन लोकेशंस निकालो, पता करते हैं कहाँ गया और क्यों गया। सर, कल दोपहर 1:25 पर सोनू की फोन लोकेशन अमृतसर बस अड्डा है। तकरीबन 2:30 बजे के आसपास
अमृतसर बस अड्डे से मूवमेंट शुरू होती है सर, वाया जालंधर, फगवाड़ा, लुधियाना, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत। उसके बाद दिल्ली में मोबाइल स्विच ऑफ हुआ। दिल्ली में कहाँ? ISBT, कश्मीरी गेट। आखिरी लोकेशन दिल्ली? जी सर। ये सोनू दिल्ली क्या करने गया होगा? हेलो रामकिशोर जी, आपका दिल्ली में कौन है? क्या है वहां पर? दिल्ली? सोनू का फोन दिल्ली में बंद हुआ। सोनू दिल्ली काहे के लिए जाएगा साहब? ये तो आप बता सकते हैं। क्या सोनू दिल्ली? पर सर, सोनू ने कभी दिल्ली का मेंशन ही नहीं किया। आपने कहा था लगभग दोपहर के 1 बजे सोनू घर से निकला था। सर, मैंने दोपहर कहा था, लेकिन टाइम एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है। लगभग 1:30 बजे उसका सेलफोन लोकेशन है अमृतसर बस स्टैंड। फिर वाया पंजाब, हरियाणा होते हुए दिल्ली में उसका फोन स्विच ऑफ हुआ। दिल्ली में कश्मीरी गेट, ISBT। बड़ी अजीब बात है सर, मेरे को कल से ही लग रहा था कुछ प्रॉब्लम है। और सोनू ऐसा लड़का है नहीं जो अपने काम की जगह से बिना इन्फॉर्म किए कहीं चला जाए। और घर से नहीं सर, कोई चांस ही नहीं है। फिरौती? पर ये रामकिशोर तो दिहाड़ी मजदूर है सर। फिरौती ना से ही, पर कोई तो वजह होगी। ये लड़का बिना अपने घर बताए, बिना अपने काम की जगह बताए ऐसे ही कहीं चला गया, जिसने पहले कभी नहीं किया। कहीं कोई और बात तो नहीं सर? हो सकता है, पर बात है क्या? इसे गए हुए 24 घंटे से ऊपर हो गए। मिसिंग केस बनता है। नहीं रंजीत, कुछ पता नहीं चला है। सोनू का फोन उनको दिल्ली में मिला है। मतलब कुछ बता रहे थे कि दिल्ली में बंद हुआ है। अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ। मैडम जी, मैंने घर का सारा काम कर दिया, मैं चलती हूँ। शाम को वापस आना है? हाँ निर्मला। मैडम जी, मुझे हमेशा के लिए रख लो ना, क्योंकि मुझे नहीं लगता है लड़का सोनू वापस आने वाला है। तो कुछ जानती है सोनू के बारे में? नहीं नहीं मैडम जी, वो तो अभी आप फ़ोन पे बात कर रही थी ना, तो मैंने सुना। तो शाम को तब बात करते हैं। जो आपकी मर्जी मैडम जी, लेकिन एक बात कह देती हूँ, घर काम जवान लड़कों के लिए बिल्कुल नहीं है। मोहित, ऐसा तो नहीं है कि ये लड़का किसी लड़की वड़की के चक्कर में कहीं भाग गया हो? कुछ कह नहीं सकते सर, 20 साल का लड़का है, पर शायद इसके माँ बाप को भी इस बात का पता नहीं होगा, वरना ये बात निकलती जरूर। ये भी तो हो सकता है कि माँ बाप को पता हो, बताना भूल गए, उनके दिमाग से निकल गई। ना, हमारा सोनू ऐसा नहीं कर सकता। वो लोग कुछ भी बोल रहे हैं। बोल नहीं रहे थे, पूछ रहे थे लड़की वड़की के चक्कर के बारे में। हम तो सीधा ना बोल दिए। मोनू, तुझे कुछ पता है क्या? तेरे भैया की है क्या कोई? सोनू भैया की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। और अगर कोई लड़की पसंद वसंद होती भी तो सबसे पहले हम लोगों को नहीं बता देता। आज तक सोनू हम लोगों से कोई बात छुपाया है क्या? तो फिर खुद कहाँ छुप गया हमारा बिटुआ? हमारे सामने क्यों नहीं आता? कितनी कमाल दी एक्टिंग कर दी तू शर्माने दी, एकदम नई दुल्हन वर्गी। काश तू भी दूल्हे राजा की एक्टिंग कर ही लेता। किसने देखा तो नहीं तुझे आते हुए? मुझे क्या पता। वैसे कदों तक रहेंगी तेरे माँ बाप कर दूं बाहर? परसों तक नहीं लौटेंगे। पूरे 3 दिन तक अकेली हूँ मैं इस घर में। अच्छा, तो मेरी शर्मिली दुल्हन, चल तेरे अकेले पंदा इलाज कर दिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर, किसी कुड़ी बूढ़ी का तो पता नहीं, पर एक बात और सामने आई है। 10 ये जो अपने रंजीत साहब हैं, जहाँ सोनू काम करता है, वहाँ पर पहले निर्मला नाम की नौकरानी भी काम करती थी। निर्मला का सोनू के साथ कोई चक्कर वक्कर था क्या? ये तो मालूम नहीं है, पर निर्मला का चक्कर एक गौतम खत्री नाम के बंदे से चल रहा है।
जो हिस्ट्री शीटर है। और सुनने में आया जब सोनू को काम पर रखा गया था कि निर्मला काफी गुस्से में आ गई थी। उसे लग रहा था कि सोनू ने उसकी नौकरी छीन ली। और तुझे लगता है कि निर्मला ने गौतम खत्री के साथ मिलकर सोनू को? मालिक आंकड़े दे दिए, गणित आप कर लो। मुझे ये गौतम खत्री भी दे दे। निर्मला के माँ बाप आनंदपुर साहब जा रखे हैं मत्था टेकने, और 2 दिन से गौतम निर्मला के घर में पड़ा है। 4 दिन हो गया साहब। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। सोनू हमको छोड़कर किसी लड़की के संग नहीं भाग सकता है। वो तो एक एक पाई घर के लिए कमाता है। 15 साल की उम्र से काम कर रहा है। पढ़ाई इसलिए छोड़ दिया ताकि हमारे काम में हाथ बटा सके, कम से कम मोनू का पढ़ाई ठीक से हो सके। सोनू बहुत नेक और सीधा लड़का है साहब। मैं समझ सकता हूं। देखिए, हमें सोनू को ढूंढकर आप तक पहुंचाना है, इसलिए हम ये सब पूछ रहे हैं। इस वक्त मैं यही कहूंगा कि हर चीज की संभावना है, पर जरूरी नहीं है कि वो सच हो। आप हिम्मत रखिए रामकिशोर जी। यार छठो, अरे ओ सर जी 6 महीने तो मैं कुछ किया ही नहीं। आप देख लो, मैं जेल भी पूरा काट के आया। जेल भी तुझे देखने को तरस रही है। बोल, क्या किया तूने सोनू के साथ? सोनू? और कौन सोनू साहब जी, कौन सोनू? मेरा किसी सोनू वोनू से कोई वास्ता नहीं। मैं नहीं कहीं जा रही। तू चलेगी, तुझे घसीट कर ले जाऊं। निर्मला, सीधी जाओ और सीधे सीधे इनके सवालों का जवाब दे। अरे पर मैडम जी, आपने मेरे को वापस बुलाया तो मैं आई। अब ये सोनू कहाँ गया, क्यों गया, मेरे को क्या लेना देना उससे? तुसी शुरू करो सर जी। मारो पीटो कुटो, बचपन तो लेके आज तक जदों भी मैं पकड़ा गया हूं ना, किसी फिल्म की स्टोरी की तरह पूरा दा पूरा कांड मैंने पुलिस में दस्या है। किसी तो भी पूछ लो आप जाके बाहर। लेकिन सर जी, इस वेले मेरे को कोई स्टोरी नहीं है, क्योंकि ये सोनू है कौन मैनू नहीं पता सर जी। स्टोरी तो है गौतम, लव स्टोरी। निर्मला जो बहुत खफा थी सोनू से, क्योंकि जहां वो पहले काम करती थी उसकी जगह पर सोनू को रख लिया गया था। और रख लिया गया होगा सर जी, पर तुसी खुद ही सोचो, एक नौकर ते नौकरानी दे 2 टके ते झगड़े दे विच मैं मर्डर शर्डर क्यों करूंगा सर जी? मर्डर की बात तो मैंने अभी तक कही नहीं थी। गायब कहा ना सर जी। अब इंसान के बच्चे को कोई जेब विच रख के तो गायब करता नहीं है, इसीलिए मैंने कहा मर्डर। साहब, आप इस थाने में ईमानदारी से काम करते हैं सालों से, फिर बड़े साहब आपको हटाकर किसी एरे गहरे को आपकी कुर्सी पर बिठा देते हैं। आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो तुझे सोनू के साथ इतनी ज्यादा नफरत थी? मैं रंजीत साहब और कविता मैडम के घर सालों से काम करती थी, फिर 2 साल पहले किसी ढाबे से उठा लाए उस सोनू को, और 2 साल के बाद तूने उसे उठवा लिया। अब तू मुझे साफ साफ बता निर्मला, इस गौतम के साथ मिलकर सोनू के साथ तूने क्या किया? मुरब्बा बना दिया उसका साहब, अब पराठों के साथ निकल गई। लाश कहाँ है उसकी? अरे साहब, रोज एक काम हाथ से जाता है तो 4 काम हाथ आते हैं। अब कविता मैडम ने खुद मुझे फोन करके वापस बुलाया तो मैं काम पर गई। भला मैं सोनू को क्यों मारूंगी साहब? किसी पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है मुझे। ये बोले तो ठीक, वरना इसका अच्छी तरह से मुरब्बा बनाओ और इसी को चखा दो। ले जाओ इसे। अरे साहब सोनू कोई दूध पीता बच्चा थोड़ी है साहब, मैं उसे क्यों मारूंगी साहब? भाग गया होगा किसी के साथ। अमृतसर जलंधर हाईवे पर टकरीवाल के पास है ढाबा। जी, हम 7-8 बार ही गए वहाँ। खाना बड़ा अच्छा होता है। फिर एक दिन रहा नहीं गया तो ढाबे के मालिक से पूछ ही लिया। ओ बच्चा है जी अभी, लेकिन बाबा जी की मेहर है उस पर। उसके हाथों में तो मैजिक है जी, मैजिक। फिर देर किस बात की पाजी, एक बारी मिलाई दो। ओ छोटू, जरा सोनू को भेज जल्दी। और लो आ गया अपने ढाबे का स्टार, सोनू द ग्रेट। वाह, क्या खाना बनाता है। ये ले, रख ले। और रख ले पुत्र, कोई गल नहीं। थैंक यू सर जी। फिर जब मैं अगली बार वहां गया तब मैंने सोनू से पूछ ही लिया। ओ जी, तुसी फिक्र ना करो, तुम्हारे सारे ट्रक निकल गए टाइम पे। हाँ जी, वो एक्साइज नाके पे। हाँ जी, हाँ जी, मैं आपको फोन करांगा जी। सत श्री अकाल। ओए सोनू जी, यहाँ तो
पिछली बार तूने कहा था कि तू राणा नगर अमृतसर का रहने वाला है। हाँ सर जी। मतलब इतनी दूर से तू रोज आता है खाना बनाने? दरअसल मैंने शुरुआत यहीं से की, यहीं सीखा और यहीं पे लगा हूँ। कितना देता है करतार से? 2000। क्या पूरे महीने का सिर्फ 2000 रुपए? सर जी मैंने 5000 रुपए से स्टार्ट किया था। आज की तारीख में 8000 रुपए देता हूँ। ऑफिस के कामों के लिए अलग से देता हूँ। बहुत ही मेहनती लड़का है सर, बहुत स्मार्ट लड़का है वो। I mean, गरीबी की वजह से उसका स्कूल ज़रूर छूट गया, लेकिन सीखने की लगन उसमें कभी कम नहीं हुई थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, पहली बार वो मेरे साथ कंप्यूटर पर बैठा था और सिर्फ 4 घंटे में सारे बेसिक्स सीख गया था। ये लड़का ऐसे ही तो गायब नहीं हो सकता। मेरा मतलब अपने आप तो ऐसे ही कहीं नहीं जा सकता। बहुत डाउटफुल है सर जी। ढाबे का मालिक करतार सिंह, उसे तो अच्छा नहीं लगा होगा। उसके ढाबे के स्टार को आप जो छीन लाए थे। एक्चुअली जब सोनू ने वहाँ का जॉब छोड़ा और मेरे पास आया, उसके कुछ ही दिनों बाद मैं करतार सिंह के ढाबे पे फिर से रुका था। फिर करतार सिंह से भी मिला और खफा था मुझसे। कहने लगा तूने जो किया गलत किया, मेरा सबसे बेहतरीन कुक छीन लिया। कोई धमकी वमकी? धमकी नहीं, लेकिन नाराज बहुत था। पर सर जी उस बात को भी 2 साल बीत चुके हैं। सर जी मैंने धमकी दी थी, और उस आदमी को नहीं, सोनू को दी थी धमकी। और चल दफा हो यहाँ से, नहीं करता तेरा मैं हिसाब। की कर लेगा तू? पाजी ऐसा तो ना कहो पाजी, मैंने इतने सालों इतनी मेहनत से आपके यहाँ काम किया है, खाना बनाया है, वो भी इतने कम पैसों में। ओ चुप कर कमीनिया, खाना बनाया है। और प्याज और लहसुन के बीच का फर्क नहीं मालूम था तेरे को। मैंने हाथ पकड़ पकड़ कर सिखाया तेरे को। पोचा नहीं मारना आता था तेरे को, फिर भी तेरे को रख लिया मैंने अपने ढाबे पे तरस खा के। पाजी आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। पर रंजीत सर का घर बिल्कुल मेरे घर के पास में है, पैसे भी दुगने दे रहे, वो दुगने से भी ज्यादा। तो दफा होना यहाँ से। पाजी हिसाब कर दो ना पाजी। करूंगा पुत्र, एक न एक दिन मैं तेरा हिसाब जरूर बराबर करूंगा। सिर्फ खाना बनाना नहीं सर जी, जीने की तमीज सिखाई थी मैंने उसे। सिर्फ 15 साल का था जब वो यहां आया था। एक एक चीज मैंने उसे अपने हाथों से सिखाई थी, बिल्कुल एक गुरु की तरह। और वो दगा दे गया साला। और उस दगा के 2 साल बाद तुमने अपनी गुरु दक्षिणा वसूल कर ली, उसे गायब करके। जिसने भी आपको यह खबर दी है कि मैं सोनू पे गुस्सा था, गुस्से में मैंने उसे धमकी दी, तो सर जी खबर तो खबर होती है, और जरूरी नहीं है कि हर खबर सच्ची हो। हाँ तो सच क्या है आप बताइए। सच ये है साहब जी कि हाँ मैंने तब उसका हिसाब नहीं किया था, लेकिन 6 महीने बाद मैंने उसके वो 2000 रुपये उसके कार भेज दिए थे उसके बाप के पास। जाओ पूछ लो उनसे। 2 साल पहले छोड़ गया था, बच्चा था, अपना ही बच्चा था, और बच्चों से बदला लूं इतना छोटा मैं नहीं हूं साहब जी। ये सोनू वाकई में गुमशुदा है, या फिर ये एक मर्डर केस है जिसे हम एक मिसिंग केस समझ रहे हैं? लेकिन मर्डर की तरफ अभी तक कोई ठोस इशारा तो नहीं मिला है सर। नहीं मिला है, बस एक बार गौतम के मुंह से मर्डर निकला था। एक नौकर ते नौकरानी दे 2 टके ते झगड़े दे बीच मैं मर्डर शर्डर क्यों करूंगा सर जी। लेकिन सर मर्डर केस बनने के लिए किसी मोटिव का होना जरूरी है, कोई तगड़ा सस्पेक्ट हो। अब ये निर्मला, गौतम और वो ढाबे वाला करतार सिंह, इन तीनों के मोटिव्स काफी हल्के हैं सर, और इन तीनों के स्टेटमेंट में कोई झूठ भी तो नजर नहीं आ रहा है। बहुत अजीब है, इस केस में अभी तक हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है। 1 महीना हो गया आज। ऐसा क्या काम रहा होगा जिसके लिए सोनू ने मैडम जी से 3000 रुपया लिया, बिना कुछ बताए कहीं चला गया।
1.5 महीने के दर्दनाक सन्नाटे ने सोनू के भाई मोनू को हताश कर दिया था। उसने फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में, दुख में एक तुक्का लगाया। उसने अपने भाई का नंबर डायल किया बिना किसी उम्मीद के कि इससे कुछ होगा, लेकिन उस दिन कुछ हुआ। मंजीत गिल? कौन है मंजीत गिल? मुझे नहीं पता सर, भैया की याद आ रही थी तो मैंने ऐसे उनका नंबर डायल किया। इस बंदे ने फ़ोन उठाया, मैंने पूछा क्या है आपका फ़ोन है, तो कहने लगा वो ना जी ना, अगर सच कहूँ तो ये मेरा फ़ोन तो है ही नहीं जी। हाँ, ये फ़ोन मेरे बड़े भाई सुनील पांडे का फ़ोन है। वो ते तो मोनू हो गए, नाम तो यही फ्लैश हुआ था मोबाइल पे। जी मैं मोनू ही हूँ। मंजीत जी आप कहाँ हो? ओ जी मैं तो अमृतसर में हूँ, तुसी कहाँ से गल करते पे हो? देखिए आप फ़ोन मत काटिएगा, मेरा बड़ा भाई 1 महीने से गायब है। गायब? उसने कहा उसे सोनू भैया का फ़ोन किसी बस में पड़ा मिला। उठा लो इस मंजीत गिल को। ओ साहब जी मेरा तो जी बिजनेस है सब्जियां का जी। ओ जी कुछ दिन पहले मैं अपने भरा को मिलने गया था जी कुरुक्षेत्र। जब वापस लौट रहा था तो बस में मुझे ये मोबाइल पड़ा मिला, अमृतसर उतरने से पहले जी। सदर बाजार आ गया जी। वो सदर बाजार उतरने वाला कोई है? हाँ जी मुझे उतरना है। रब दी सो सर जी, मैं झूठ नहीं दस रहा, मुझे फोन बस में पड़ा मिला था जी मैं तो इन बंदों को भी नहीं जानता, कभी मिला तक नहीं जी मैं इन बंदों से। कब की बात है? 4 सितंबर की बात है जी। मैं अपने भरा को मिलने गया था कुरुक्षेत्र, तकरीबन कुछ 2 हफ्ते हो गए होंगे जी। और इन 2 हफ्तों में तुम्हें एक बार भी इस बात का ख्याल नहीं आया कि चलो पता करते हैं फोन किसका है? सर सच कहा तो मैं फ़ोन के बारे में भूल ही गया था सर। वो कल रात मैंने अपनी फ़ोन डायरी निकालने के लिए बैग में हाथ डाला तो तब मुझे ये फ़ोन मिला। मैंने देखा तो बैटरी डेड थी, मैंने उसे चार्ज किया तो सर आज सुबह इस मोनू का फ़ोन आया था जी। ये जो कुरुक्षेत्र वाली बस थी दिल्ली से आ रही थी? जी सर दिल्ली से। दिल्ली से। अमृतसर सेंट्रल बस अड्डे से कांटेक्ट हुआ। उनका कहना है कि कंडक्टर्स और ड्राइवर्स तो चेंज होते रहते हैं, पर वो बस दिल्ली अमृतसर रूट की ही बस थी। और सर ये मंजीत, ये तो कुछ भी याद नहीं कर पा रहा है कि वो बस कौन सी थी। हाँ लेकिन फोन तो उसे बस में ही मिला था ना। मैडम जी प्लीज जरा जोर देकर याद कीजिए ना, सोनू भैया ने एक बार भी दिल्ली जाने का जिक्र नहीं किया। नहीं मोनू, उसने बस यही कहा कि पापा का कोई काम है, 3000 रुपए लिए मुझसे, लेकिन ये बताया नहीं कि वो जा कहाँ रहा है या कब लौटेगा। पता ही नहीं चल रहा है कि सोनू भैया दिल्ली क्यों गए थे। क्या हुआ? दिल्ली तो अमृतसर बस में सोनू का फोन मिला उन लोगों को। मतलब किसी और के पास था? कोई मंजीत गिल अमृतसर का, उसे मिला फोन उसका। फोन भले ही दिल्ली घुमाया हो सूरी, पर मुझे लगता है कि सोनू कभी अमृतसर से बाहर गया ही नहीं, वो यही है। सर एक फिल्म देखी थी मैंने जिसमें क्रिमिनल्स पुलिस को गुमराह करने के लिए अपने ही किसी आदमी का फोन बस में छोड़ देते हैं। मुझे लगता है सर कोई फिल्म की इस कहानी से बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गया है। और हम फिल्मी पुलिस की तरह गुमराह हुए हैं सूरी। अभी तक हम कई काल्पनिक थ्योरीज पर काम कर रहे थे, जबकि सच कहीं और ही छुपा है। नो सर, सोनू की अपनी फैमिली के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो अपने माँ बाप को, अपने छोटे भाई को बहुत प्यार करता है। सोनू ने बताया नहीं था कि वो 3000 रुपए क्यों ले रहा है? आप लोग ये सवाल मुझसे चौथी बार पूछ रहे हैं। सोनू के मिलने तक ये सवाल दर्जनों बार पूछा जा सकता है मैडम। हर बार ये सवाल अलग होता है, पर मेरा जवाब तो वही है ना। ऐसा आपको लग रहा है कविता जी? क्या बात है सर, आपने कहा मेरी पत्नी कविता भी यहाँ है? जी,
हमें आप दोनों से बात करनी थी। लेकिन मेरी पत्नी कविता कहाँ है सर? बलवंत सर उनसे पूछताछ कर रहे हैं। आप बैठेंगे या सोनू को क्यों मार डाला? क्या? ये क्या बेहुदा सवाल है? सिंपल सा सवाल है कविता जी। सोनू को किसने मार डाला? आपके हस्बैंड ने या फिर आपने? आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस हद तक गिरेंगे? हम पर आरोप लगाएंगे? आरोप नहीं लगा रहे रंजीत ठकराल, जो हकीकत है बस उसकी डिटेल मांग रहे हैं। अरे कौन सी हकीकत? वही जो तुम्हारी पत्नी कविता हमें साफ साफ बता चुकी है कि तुमने सोनू का कत्ल कर दिया। क्या? क्या? मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैंने सोनू को मारा? जी, और उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली अमृतसर बस में सोनू का फोन आपने रखवाया था। तुम्हारी पत्नी कबूल कर चुकी है कि तुमने ही सोनू को मारा है और तुमने ही सोनू का फोन उस बस में रखवाया। नॉनसेंस, एब्सोल्युटली नॉनसेंस। अब हमें साफ साफ ये बताओ कि तुमने उस फोन को खुद बस में रखा था या किसी को भेजा था? ये सरासर झूठ है। मैंने सोनू का फोन वोन नहीं रखवाया है। तो फिर किसने रखवाया? आपके हस्बैंड रंजीत ने? मेरी वाइफ ने ऐसा कहा। हाँ, और ये भी कि कत्ल तुमने किया है। अरे मनगढ़ंत बातें ये जो आप लोग कर रहे हैं। गेम खेल रहे हैं आप लोग हमारे साथ। मर्डर कोई गेम नहीं होता है कविता जी, संगीन जुर्म होता है जो आपने किया। सोनू की कातिल हैं आप। झूठ बोल रहा रंजीत। कातिल मैं नहीं हूं, वो है। उसी ने सोनू को मार डाला, गोली मार दी सोनू को, और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। नॉट बैड। तुम तो बहुत जल्दी सीख रहे हो। मैंने पहले भी थोड़ा सीखा है ना मैडम जी, स्कूल में। तो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मेरे लिए ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दो तो कर पाओगे? जरूर मैडम जी, बस एक दो बार आप मुझे सिखा देना, उसके बाद मैं ढंग से कर दूँ। इतना भरोसा कर सकती है आप मुझ पर? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अरे रंजीत, तुम कब आए? राम सर जी। लंच के लिए आए हो? ये क्या है रंजीत? ये क्या कर दिया तुमने? तुमने इसे मार डाला रंजीत। तुमने 3 गोलियां मार दी सोनू को। उस बेचारे ने ऐसा क्या कर दिया था कविता जी? ये क्या कर दिया तुमने? हाँ, क्या कर दिया? क्यों मार दिया? बोलो ना, बोलो। तुमसे कुछ पूछ रही हूं, बताओ क्या किया था? क्या किया था उसने? बताओ ना। नहीं सोनू, ऐसा मत करो ना। सुबह आ जाओ, शाम को भले ही छुट्टी कर लेना। मैं बोल रही हूँ ना तुम्हें, मेरी बात मानो। सुबह आ जाओ। सच्ची? वाह, वेरी गुड सोनू। तुम सुबह आओगे ना, तब आराम से बैठ कर बातें करेंगे। मैं सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी तुमको। हाँ, अरे बाबा कोई बात नहीं, तू लेट आ जा थोड़ा। ठीक है, बाय। इतना गुस्सा अंदर दबा के रखोगे सर जी तो नसें फट जानी आपकी, और फायदा किसका होना है? उसी का। देखो सर जी, भाभी जी घर पे अकेली होती हैं और ये लड़का मौका देख के चौका मार रहा होगा, और हो सकता है भाभी जी अपना अकेलापन दूर करते करते आ गई हो इसके शिकंजे में। लड़का बहुत तेज है सर जी, मेरी ठोकने से कुछ नहीं होना सर जी। ठोक दो साले नू। क्या कह रहा है जसवंत? सही कह रहा हूं सर जी, निकालो बंदूक और ठोक दो साले नू। ना रहना बांस और ना बजनी है बांसुरी। तुम पागल हो गए हो रंजीत? हाँ, पागल हो गया हूं मैं कविता। पिछले 6 महीने से तुम दोनों के बारे में ये सोच सोच के कि तुम दोनों के बीच में क्या होता होगा, इस घर में, इस कमरे में, इस बिस्तर पे। इतनी गंदी बात तुम सोच भी कैसे सकते हो? अरे
ये मुझे अपनी बड़ी बहन मानता था। मैं तुम्हारा वहम दूर कर देती। तुमने कुछ सोचा नहीं, कुछ बोला नहीं और गोली चला दी। क्या तुम दोनों के बीच में कभी कुछ नहीं था? कभी तुम और... नहीं रंजीत नहीं। सोनू अपने माँ बाप का, अपने छोटे भाई का इकलौता सहारा था, एक होनहार लड़का था। मैं तो सिर्फ एक मदद का हाथ दे रही थी उसे, ताकि वो आगे बढ़ सके, और कुछ भी नहीं था। देखो सर जी, जो होना था वो हो गया। अब मरे हुए को जिंदा तो कर नहीं सकते, तो अब कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ ऐसा करना होगा कि लगे जो हुआ है वो कभी हुआ ही नहीं। बहुत बड़ी गलती हो गई कविता। खून गलती है कविता। देखो कविता, हस्बैंड होना तुम्हारा, हमें पूरी लाइफ एक साथ गुजारनी है। प्लीज मेरी मदद कर दो। ऐसा सोचो कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ नहीं हुआ है कविता। प्लीज मेरी मदद कर दो, प्लीज। मैं उसकी बातों में आ गई थी, चुप रहकर उसकी मदद की मैंने। बस में फोन रंजीत ने ही रखा था। तुम दोनों को क्या लगता है कि हमने तुम दोनों की अलग अलग क्वेश्चनिंग करके तुम दोनों को आपस में भिड़वा दिया और सच सामने आ गया? नहीं, दरअसल तुमने खुद अपने आप को हमारे हवाले कर दिया। दिल्ली तो अमृतसर बस में सोनू का फोन मिला उन लोगों को। मतलब किसी और के पास था? अमृतसर का ही कोई मंजीत गिल है, उसे मिला था सोनू का फोन। जसवंत ने कहा था कि बसें अलग अलग रूट पे भेजी जाती है। अब पूरे फंसे, फोन पुलिस के हाथ लग चुका है। अब क्या करेंगे? मुझे नहीं पता रंजीत, तुमने जो किया वो गलत था, और आज तक जो हमने किया और जो करते आ रहे हैं वो भी गलत ही है। देखो कविता, जो हो गया सो हो गया, ठीक है ना? अब बस हमें शक से बचना है और पुलिस को हमसे दूर रखना है। कब तक शक से बचते रंजीत? अपने किए से कब तक भागते? हमें तुम दोनों पर पहले से ही शक हो गया था कि इन मीठी मीठी बातों के पीछे कुछ तो है जो बहुत खट्टा है। इसलिए हमने तुम दोनों पर पैनी नजर रखी हुई थी। सर जी, रंजीत ठकराल और उसके ऑफिस के बंदे ने नदी में अभी कुछ फेंक दिया पुल के ऊपर से। क्या फेंक दिया? ठीक से कुछ दिखा नहीं दूर से, पर मुझे किसी की अस्थियां जैसी लग रही थी। जसवंत, बाई चांस अगर पुलिस को हम पे शक हो गया तो घर की तलाशी हो सकती है, और सामने वाले प्लॉट की भी। तुम आज रात घर आ जाओ, अस्थियां खोद निकालते और फेंक देते कहीं। पुलिस की डाइविंग टीम द्वारा लंबे सर्च ऑपरेशन के बाद भी पुलिस को सोनू की अस्थियां मिली ही नहीं, जो रंजीत और जसवंत ने उस नदी में फेंकी थी। और जिस गड्ढे में सोनू के शव को दफनाया गया था, फोरेंसिक टीम को वहां से बाल, नाखून और थोड़े ब्लड सैंपल्स मिले। वो टिफिन तैयार करना, रंजीत का फोन आना, 3000 रुपए मांगना, घर के काम वाली बात, सब कुछ मन गढ़ंत था ना कविता जी? उसने 3000 रुपए मांगे थे,
सुबह सुबह आते ही मांग लिए थे सर। क्यों चाहिए थे उसे 3,000 रुपए? वो पापा का बर्थडे आ रहा है ना मैडम, तो उनके लिए कुछ लेना है। अच्छा, क्या गिफ्ट ले रहा है वैसे पापा के लिए? मोबाइल फ़ोन मैडम। उनका वाला फ़ोन तो इतना घिस गया है, 6 महीने से तो रबर बैंड बांध रखा है उन्होंने, और उस फ़ोन से ठीक से बात भी नहीं हो पाती है। ये ले, बहुत अच्छा बच्चा है तू। थैंक यू मैडम। तो ये थी सारी सच्चाई। देखिए, हमें गड्ढे से जो उसके अंश मिले हैं, उसकी और आपकी डीएनए मैचिंग होगी। इसके लिए आप लोगों को हॉस्पिटल में जाना होगा। क्रियाक्रम करने जैसा ऐसा कुछ भी नहीं मिला। सभी आरोपियों पर आईपीसी की धारा 302 के तहत मर्डर के और धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के चार्जेस लगाए गए हैं। डीएनए टेस्ट के रिजल्ट्स अभी आने बाकी हैं। पुलिस ने सोनू की हत्या में इस्तेमाल किया गया पिस्तौल रंजीत के पास से बरामद कर लिया है। ढाबे से कम वेतन वाली नौकरी से निकालकर सोनू को बेहतर तनख्वाह और ट्रेनिंग देने वाले इस जोड़े की सच्चाई काल्पनिक परतों में छुपाई गई थी, और जब पर्दाफाश हुआ तो सोनू के माता पिता और भाई बुरी तरह से हिल गए। हम सबकी जिंदगी में कोई ऐसा होना चाहिए जिसके हाथों में सही और गलत का कॉम्पस हो, जो हर कदम पर हमें उस कॉम्पस की सुई दिखाता रहे, एक नैतिक जीपीएस की तरह, और जो हमेशा सच और सही का सपोर्ट करे, झूठ का कभी नहीं। कविता ये जीपीएस हो सकती थी, वो रंजीत को कानून तक पहुंचा सकती थी, लेकिन उसने जुर्म का साथ दिया और खुद गुनहगार बन गई। सोचने वाली बात है कि जिस रिश्ते को बचाने के लिए किसी जुर्म को छुपाना पड़े या उसका साथ देना पड़े, तो फिर उस रिश्ते में ही कोई खोट है, जो इंसान को बेहतर बनाने की बजाय एक गुनहगार बना देता है। फिर मुलाकात होगी, तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।